हेलो लर्नर्स। मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो 19वीं सेंचुरी का बिगिनिंग था, जिसकी हमने शुरुआत की थी 1815 से और 1914 की हमने बात की थी। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ जो है इसमें देखा था प्रीवियस वीडियो में, और उसी का ही हम जो है इसका सेकंड पार्ट अब हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसके साथ, जो कि हमारा पार्ट 2 है। जो वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे उसका, इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। लेट 19th सेंचुरी के कॉलोनिज्म की हम बात कर रहे हैं और यहाँ से देखें क्या है। चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेड फ्लरिश्ड and markets expanded in the late 19th century. But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. Late 19th century European conquest produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. इस पूरे पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ और मार्केट एक्सपेंड हुए लेट 19th सेंचुरी के 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते जो व्यापार बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुआ था, पनप रहा था, फैल रहा था, और जो मार्केट एक्सपेंड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक है, ये हमने देखे। लेकिन ये जो पीरियड था, ये जो समय था, ये ट्रेड को एक्सपेंडिंग करने का ही पीरियड नहीं था। और ये इसने जो है सिर्फ ट्रेड को ही एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि इसने प्रोस्पेरिटी को भी इनक्रीज़ किया था। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रियलाइज़ करें कि इस प्रोसेस का एक डार्कर साइड भी है, एक अंधेरी साइड भी है, कैसे कहूँ, एक अंधेरा भी छुपा हुआ है इसमें। कैसे, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में ट्रेड का एक्सपेंशन तो हुआ, व्यापार जो है बढ़ा तो ज़रूर, और इसके साथ साथ की क्लोज़र रिलेशनशिप थी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, इसके साथ इसकी बहुत ही क्लोज़र रिलेशनशिप भी रही। लेकिन इसने बहुत सारे लोगों की फ्रीडम और लिवलीहुड को भी छीन लिया था। 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुए थे, यूरोप के देशों ने अदर कंट्रीज़ पर जो कब्जे किए उनको हरा कर, ठीक है, इसने बहुत सारे पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस लाए। कहना बहुत ही दुखदायी बोल सकते हैं और दर्द भरे, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और इकोलॉजिकल, जिसको हम अपना पूरा जैविक हम लेकर चलते हैं, पूरा अपनी पूरी इकोलॉजी की बात करते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जिनके थ्रू जो कॉलोनाइज सिटीज़, सोसाइटीज़ थी, जिन कंट्रीज़ पर कब्जा किया गया था इन यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, ठीक है, उन सोसाइटीज़ को वर्ल्ड इकोनॉमी में तो ला दिया, लेकिन उनके इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो रिलेशंस थे, उनमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका। हम अफ्रीका के मैप को देख लेते हैं ज़रा। ये अफ्रीका का मैप है, आप देख सकते हैं। इसमें स्पेनिश मोरक्को, स्पेनिश सहारा, बिल्कुल वेस्ट साइड देखें, रियो डी ओरो, पोर्ट जूनिया, सायरा लियोन, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, टोगो, मिडिल कॉन्गो, कैमरून्स, नाइजीरिया, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, फ्रेंच सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, इजिप्ट, एंगोला, इजिप्शियन सूडान, स्टीरिया, फ्रेंच सोमालीलैंड, रेड सी के साथ में देखेंगे जरा, ब्रिटिश सोमालीलैंड, इथोपिया, इटालियन सोमालीलैंड, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, कॉन्गो फ्री स्टेट, बेल्जियन कॉन्गो, मिडिल कॉन्गो, एंगोला, नॉर्दर्न रोडेशिया, आपको पोर्तुगीज़ ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, आपको बहुत सी चीज़ दिखाई देंगे। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स आपको दिखा रखा है। जो रेड कलर से दिखाया है वो बेल्जियम है, यानी कि बेल्जियम ने जहाँ जहाँ पर
अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, ये उसको दिखा रहा है रेड कलर से। फिर उसके बाद जो येलो कलर है वो ब्रिटिश, जहाँ पर येलो कलर आपको दिखाई दे रही सारा ब्रिटिश ने कंट्रोल कर रखा था, इनको अपनी कॉलोनीज बना रखा था इन एरियाज़ को अफ्रीका के अंदर। फ्रेंच का आपको दिख रहा होगा वायलेट कलर में, वाइट कलर में ये फ्रेंच का कंट्रोल था उसमें अफ्रीका के अंदर। फिर आप जर्मन को भी दिखेगा आपको, जिसको आप लाइट रेड बोल सकते हैं, लाइट रेड भी नहीं बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं जो आपको जो ऑरेंज कलर होता है लगभग कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है आपको। ये 3-4 जगह पर है, ये आपका जर्मन कंट्रोल था इन एरियाज़ में। उसके बाद आपको जो पैरेट कलर है, इसमें आपको पैरेट कलर में आपको इटालियन कंट्रोल दिखेगा, लिबिया में और सोमालीलैंड, इथोपिया, इटालियन, इसमें सब इटालियन कंट्रोल था। फिर पोर्तुगीज़ का भी कंट्रोल था यहाँ पर, स्पेनिश कंट्रोल भी था, ब्रिटिश डोमिनेंट भी था एरिया, जो कि यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, इसमें पूरी तरह से कंट्रोल ही उनका ब्रिटिशर्स का हो चुका था। फिर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट भी थे, वो अभी आपको दिख जाएंगे। तो ये एक पूरा मैप है अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और इस समय पर 19वीं सेंचुरी के एंड में किस तरह का इसका मैप था ये आपको दिख रहा होगा। इस पर अलग यूरोपियन कंट्रीज़ का कंट्रोल था, इन्होंने अपनी कॉलोनीज इनको बना रखा था। तो वही हम इसमें देख रहे हैं। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट। आप देखेंगे कुछ कंट्रीज के जो बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं, एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर, जैसे कि उनको रूलर से ड्रॉ किया गया है। वेल इन फैक्ट दिस वॉज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स डिमार्केटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। और ऐसा ही हमें देखने को मिला कि वहाँ की जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने इसके बॉर्डर्स को कुछ ऐसे ही डिसाइड किया था, जैसे कि स्केल से ड्रॉ किया रहा है। डिमार्केटिंग मतलब सीमांकन करना, सीमाओं को आंकना जो है यहाँ पर उन्होंने किया था। और कुल मिलाकर हम कहें कि 1885 तक जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने मेड इन बर्लिन टू कंप्लीट द कर्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। और जो बड़ी बड़ी पावर्स थी यूरोपियन पावर्स, वो बर्लिन में मिले और वहाँ पर उन्होंने बैठकर अफ्रीका को कर्व देने के लिए, यानी कि उसका हिसाब करने के लिए भाई किसका किसका कंट्रोल है, उसके बॉर्डर कहाँ कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, इसके लिए आपस में बैठे और उन्होंने वहाँ पर उसको डिसाइड भी किया था। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19वीं सेंचुरी। ब्रिटेन और फ्रांस ने अफ्रीका के मैक्सिमम जो टेरिटरीज थी, या कह सकते हैं दुनिया भर में जो ओवरसीज टेरिटरीज थी उन पर मैक्सिमम पर इन्होंने ही अपना एडिशन कर रखा था, अपना कंट्रोल कर रखा था। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकम अ न्यू कॉलोनियल पावर्स, और बेल्जियम और जर्मनी उस समय पर नई कॉलोनियल पावर के रूप में उभर रहे थे, नए सामने आए थे। उस समय पर द यूएस ऑल्सो बिकम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s, और 1890 के दशक के एंड तक आते आते अमेरिका भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक कॉलोनियल पावर के रूप में उभर चुका था, और उसने भी कुछ कॉलोनीज़ पर कंट्रोल कर लिया जिन पर पहला कंट्रोल स्पेन का था, उन कॉलोनीज़ पर अब यूएस ने कंट्रोल ले लिया था। Let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihoods of colonized people. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट, जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था, डिस्ट्रक्टिव मतलब तहस नहस करने वाला, जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था कॉलोनिज्म का इकोनॉमी के ऊपर, इसके साथ साथ लिवलीहुड ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल के ऊपर, उसको हम स्टडी अब करेंगे। एक और पिक्चर हमारे पास दी है, सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एंड इज रिटाइन इन साउथ अफ्रीका, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1871, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम देखें आगे रिंडर पेस्ट की हम बात करेंगे। रिंडर पेस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर, रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लग। रिंडर पेस्ट क्या था, ये एक्चुअल में हम रिंडर पेस्ट की बात करते हैं तो ये एक एनिमल में होने वाला वायरस से एक रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस रोग है जो इन्फेक्शन करता है एनिमल्स में, और ये बड़े पैमाने पर जो है एनिमल्स को जो है मार देता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कहते हैं। इन अफ्रीका इन द 1890s फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग जिसको बोलते हैं, और रिंडर पेस्ट had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. This is a good example of the widespread European imperial impact on colonized societies. It shows how in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of
thousands of people and their relation with the rest of the world. इस पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि अफ्रीका में 1890 के दशक की हम बात करें उस समय पर बहुत तेज़ी से जो कैटल प्लेग था, एक डिजीज़ है जो कि कैटल प्लेग के नाम से या रिंडर पेस्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जो कि वायरस से फैलती है और इसके भी टेरिफाइंग इम्पैक्ट थे पीपल्स की लिवलीहुड के ऊपर। जो पीपल का जो दिनचर्या थी उसके ऊपर बहुत ही टेरिफाइंग इफेक्ट था, बहुत ही डरावना इफेक्ट था और लोकल इकोनॉमी पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था। आगे हमें ये भी बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है कि कितने बड़े पैमाने पर जो यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट फैल रहा था कॉलोनाइज सोसाइटीज़ के ऊपर, उसका भी यह हमें बताता है कि इस एरा में लगातार जो कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे, जो दूसरे देशों को जीता जा रहा था और वहाँ पर इसके साथ साथ जो डिजीज़ थी वो भी किस तरह से कैटल्स में जो हो रही थी वो कैसे अफेक्ट कर रही थी कैटल को और वो कैसे रीशेप कर रही थी लाइव्स, लोगों के जीवन को कैसे वो नया रंग दे रही थी और किस तरीके से वो उनके जो हज़ारों पीपल्स थे वहाँ के, उनके भाग्य को कैसे बदल रही थी। इसके साथ साथ जो रिलेशंस थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उनमें कैसे परिवर्तन आया, ये उसको भी देखकर हम उसको समझ सकते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन फॉर सेंचुरीज. Land and livestock sustained African livelihood and people rarely worked for a wage. In late 19th century, Africa there were few consumers goods that wages could buy. If you had been an African possessing थोड़ा इस कन्वर्सेशन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कितना लग रहा है, अफ्रीकन possessing land and livestock, and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans came to Africa hoping to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. But there was an unexpected problem, a shortage of labor willing to work for wages. अब देखो जो हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं इसमें हम देखते हैं कि हम हिस्टोरिकली बात करें, ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें, अफ्रीका के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें थी और यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी बहुत ही कम थी, यहाँ की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी। कई सेंचुरीज तक यहाँ की जो लैंड और जो लाइव स्टॉक थे वो सस्टेन करते थे अफ्रीकन लाइवलीहुड्स को। अफ्रीका में जो लाइव्स थी, जो दिनचर्याएँ थी, वो सब लैंड और लाइव स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करती थी और पीपल बहुत ही कम ही थे ऐसे जो कि मजदूरी किया करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते अफ्रीका के अंदर फ्यू कंज्यूमर गुड्स जो हैं आ चुकी थी और इसके साथ साथ वेजेस कुड बाय, जिनका और कुछ उसमें पर मजदूरी का भी होने लगा था। और उस समय पर हम बात करें, अगर आपके पास में अफ्रीकन लैंड पोजीशन है और लाइव स्टॉक है और देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ बोथ, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज। आपके पास अगर ज़मीनें भी हैं अफ्रीका में रहते हुए, आपके पास लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स वगैरह भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रीज़न देखने को मिल जाता था जिसकी वजह से वो मजदूरी करने को लोग तैयार थे, मजबूर थे वहाँ पर। और 19वीं शताब्दी के एंड में यूरोपियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे अफ्रीका की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लैंड रिसोर्सेज थे और मिनरल्स अवेलेबल थे। यूरोपियंस यहाँ पर अफ्रीका के अंदर आए इस आशा के साथ कि वो यहाँ पर प्लांटेशंस यानी कि बड़े पैमाने पर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे और माइंस का इस्तेमाल करके वो प्रोड्यूस करेंगे क्रॉप्स और मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। वो बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करेंगे जिससे कि वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें और माइंस को लेंगे जिससे कि वो मिनरल्स निकाल कर उनको यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी, एक अनिश्चित प्रॉब्लम थी, अनिश्चित समस्या थी, जो कि थी लेबर की शॉर्टेज, जो कि काम करने के लिए तैयार हो मजदूरी पर। ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब एक पिक्चर है, उस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग।
जिसमें डिगर्स एट वर्क इन द ट्रांसवर्ड गोल्ड फील्ड्स इन साउथ अफ्रीका, जो कि ग्राफिक के थ्रू में दिखाया गया 1875 की पिक है ये। और इसमें दिखा रहा किस तरीके से जो है गोल्ड फील्ड से जो है किस तरह से काम चल रहा है, उसको हम दिखा रहे हैं। Employers used many methods to recruit and retain labor. Heavy taxes were imposed, which could be paid only by working for wages on plantations and mines. Inheritance laws were changed so that क्या देखो जो एम्प्लॉयर्स थे उस समय पर वो ऐसे बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं जिनके थ्रू वो यहाँ की लेबर को रिक्रूट कर सके और उनको रिटेन कर सके। बड़ी मात्रा में टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे जिससे कि उन लोगों के ऊपर, जिससे कि वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगे और उनका पैसा नहीं होगा तो उनके लिए मजदूरी करेंगे प्लांटेशन एंड माइंस में। और जो इनहेरिटेंस थी का जो लॉ था, इनहेरिटेंस के लॉ को भी बड़े पैमाने पर चेंज कर दिया गया था। इनहेरिटेंस के लॉज में था क्या कि पहले जो भी पैतृक ज़मीनें हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हुआ करती थी अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका की अब हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका में जो लोग थे उनके जो पूर्वजों की ज़मीनें हुआ करती थी उनमें सभी लोगों को संपत्ति रखने का और प्रॉपर्टी रखने का हक हुआ करता था। लेकिन इस इनहेरिटेंस लॉ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या जो अदर यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, अदर यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने इस इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया था। क्या चेंजेस किए थे इसको देखते हैं। Peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market. Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move about freely. हुआ क्या, जो पीजेंट्स थे उनको उनकी ज़मीनों से अलग कर दिया गया और परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को जो इनहेरिट लैंड थी वही अलाउ की गई और बाकी जो फैमिली के मेंबर्स थे वो क्या कहते उनको पुश किया जाने लगा लेबर मार्केट की तरफ, धक्का देने लगा, उनको भेजा जाने लगा था। और जो माइन वर्कर्स थे वो सीमित हो गए अब अपने कंपाउंड्स तक, अपने कुछ एरियाज तक ही, और उनको अब फ्रीली मूवमेंट करने से रोक दिया जाने लगा था। ये इफ़ेक्ट अब होने लगा था। उसके बाद यहाँ पर आ गया रिंडर पेस्ट। देन केम रिंडर पेस्ट, जो कि एक बीमारी थी जो एनिमल्स में होती थी। इसने डिवास्टेटिंग कर दिया कैटल डिजीज़ को, यानी कि भयानक रूप ले लिया कैटल्स के अंदर डिजीज़ के रूप में। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। अफ्रीका के अंदर रिंडर पेस्ट जब आया था वो 1880 का दशक था। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इरिटेरिया इन ईस्ट अफ्रीका। इसकी एंट्री कैसे उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है इन्फेक्टेड कैटल्स इंपोर्ट किए गए थे ब्रिटिश एशिया से, जिससे कि इटालियन सोल्जर्स को फीड किया जाए, उनको भोजन की पूर्ति की जा सके या और चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकें। और जब वो इटालियन सोल्जर्स इन्वेड कर रहे थे इरिटेरिया को, इरिटेरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर था, एंट्रिंग अफ्रीका इन द ईस्ट में जब अफ्रीका के अंदर एंट्री हुई, रिंडर पेस्ट मूव हुआ वहाँ से उसने मूवमेंट करना शुरू किया वेस्ट की तरफ, लाइक फॉरेस्ट, जैसे कि जंगलों में आग लगती है एक तरफ से लगती है दूसरे किनारे तक पहुँच जाती है, ठीक वैसे ही रिंडर पेस्ट की शुरुआत ईस्ट अफ्रीका से हुई थी। ईस्ट अफ्रीका में शुरुआत हुई और ये वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट अफ्रीका तक ये पहुँच गया, जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे। रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट, जैसे ही अफ्रीका की अटलांटिक कोस्ट ये 1892 पहुँच चुका था, ये बीमारी 1892 तक अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गया था। इट रीच द केप, अफ्रीका का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है केप टाउन, जिसको हम लोग आज के समय में जानते हैं, केप जो था, ये वहाँ तक पहुँचने में इसको लगभग 5 साल लगे, यानी कि 1897 तक ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से तक पहुँच चुका था, पूरे कॉन्टिनेंट के दक्षिणी हिस्से पर आ चुका था। अलॉन्ग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल, और अपने रास्ते में लगभग 90% कैटल्स को रिंडर पेस्ट ने मार दिया। जो बीमारी थी जो जानवरों में होती थी, इसने लगभग 90% कैटल्स को अफ्रीका के अंदर ख़त्म कर दिया था, किल्ड कर दिया था। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लिवलीहुड्स, और बड़े पैमाने पर जो कैटल्स की डेथ हुई इसने अफ्रीकन्स के लिवलीहुड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स now successfully monopolize what scarce cattle resources remain. To strengthen their power
and to force Africans into the labor market. Control over the scarce resources of cattle enabled European colonizers to conquest and subdue Africa. Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world. देखो हुआ क्या कि बड़े पैमाने पर जो इन कैटल्स की जब डेथ हो गई रिंडर पेस्ट की वजह से, तो अफ्रीकन लिवलीहुड जो थी पीपल्स की, वो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय हो गई। इससे जो प्लांटर्स थे, जो माइन ऑनर्स थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मोनोपोलाइज्ड किया, एकाधिकार जमा लिया कि वट स्कैर्स कैटल रिसोर्सेज रिमेंड, जितने भी कैटल रिसोर्स बचे हुए थे उनके ऊपर, और अपनी पावर को मजबूती देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट की तरफ। पूरा जो कंट्रोल हुआ स्कैर्स रिसोर्सेज के ऊपर कैटल के, इसने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को, यूरोपियन पावर्स को अफ्रीका को कंट्रोल और कॉन्कर करने में जो है बहुत ही जो है आसान कर दिया, यह सफलता दी। और इसी तरह की स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती हैं वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट की तरफ भी, जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड में हमें देखने को मिले। अब हम बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। गिरमिटिया मजदूर की बात है। इसमें क्या होता था कि जब लोगों को विदेशों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है, लंबे समय के लिए, तो उस एग्रीमेंट को ही इंडेंचर्ड लेबर एग्रीमेंट के रूप में जाना गया है। हम उसी के बारे में इसको देख लेते हैं। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यहाँ पर उसकी हम बात करेंगे। इंडेंचर्ड लेबर, हम इसको देख लेते हैं क्या मीनिंग है। इंडेंचर्ड लेबर, अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब यहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर से है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बंधी होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर के साथ, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, वो वर्क करेगा उसके लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में जाकर, एक नई कंट्री में, एक नई होम में जाकर। इंडेंचर्ड लेबर ऐसी होती है। चलिए देखते हैं क्या है। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो illustrates the two-sided nature of the 19th century world. It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others. कहना है कि जो एग्जाम्पल है इंडेंचर्ड लेबर का, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर एग्रीमेंट होता था, जो कि अदर कंट्री में जाकर वर्क करने की बात होती थी, इसमें बड़े पैमाने पर इंडिया से माइग्रेशन हुआ। ये इलिस्ट्रेट करता है दो तरीके के नेचर को 19th सेंचुरी वर्ल्ड के। पहला, इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वो समय था जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है बहुत ही तेज़ तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, और उस समय पर बड़े पैमाने पर ग्रेट माइजरी भी देखने को मिली, कंजूसपन भी देखने को मिल रहा था उस समय पर। हायर इनकम्स फॉर सम, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनकम थी और कुछ लोगों के लिए पोवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ कोएर्जन्स भी हमें एक पार्ट्स में देखने को मिल रहे थे। इन द 19th सेंचुरी hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, मतलब हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग इंडिया से और चाइना से, ठीक है, लेबर के रूप में, ठीक है, प्लांटेशन एरियाज़ में वर्क करने के लिए गए, माइंस में वर्क करने के लिए गए, और रोड्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के लिए गए अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। इंडिया के अंदर इंडेंचर्ड लेबरर्स जो थे, जिनको एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है वर्क करने के लिए कहा जाता था, ये एक क्या था, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक एग्रीमेंट था इंडेंचर्ड लेबर में, एक एग्रीमेंट होता था जिसमें
जो एम्प्लॉयर है वो एग्रीमेंट करवाता था किसी एम्प्लॉय के साथ कि वो उसके लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए काम करेगा किसी फॉरेन कंट्री में या किसी नई जगह पर जाकर, और जैसे वो पीरियड पूरा काम करेगा उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा। इंडेंचर्ड लेबरर्स वर हायर, इसमें इंडेंचर्ड लेबर को हायर किया था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसमें वो उनको प्रॉमिस किया जाता था कि वो वापस इंडिया भेज दिए जाएंगे अगर वो 5 साल तक वर्क करेंगे एम्प्लॉयर के प्लांटेशन पर या उनकी माइंस पर। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कि उसमें अधिकतर जो इंडेंचर्ड वर्कर्स थे वो प्रेजेंट डे के जो रीजन्स हैं इंडिया के, जिसमें उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न हिस्सा है, बिहार, सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका जो है वो, और ड्राई डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के, यहाँ से अधिकतर लोग जो हैं इंडेंचर्ड वर्कर के रूप में वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में वर्क के लिए गए थे। इन द मिड 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के मिड में इन रीजन्स ने बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस भी किया था, अनुभव किया था। कॉटेज इंडस्ट्रीज लगातार डिक्लाइन हो रही थी और जो लैंड के जो रेंट्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे। लैंड्स को क्लियर ऑफ किया जाने लगा माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर, दे फेल्ड टू पे देयर रेंट्स, बिकम डीपली इंडेप्टेड एंड वर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। इन सभी एरिया में जो पुअर पीपल्स थे इनकी लाइफ को बड़ा अफेक्शन हुआ, वो फेल्ड हो गए रेंट पे करने में और लगातार वो कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे थे, कर्ज में फंसते जा रहे थे और इनको मजबूर किया जा रहा था, इनको फोर्स किया जा रहा था कि वो माइग्रेट कर जाएं वर्क के तलाश में किसी और जगह पर। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर द कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली त्रिनिदाद, गुयाना एंड सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी। कि जो अधिकतर डेस्टिनेशंस थी जहाँ पर भारत से इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स गए थे, ठीक है, वो जगह में ज़्यादातर कैरिबियन आइलैंड्स थे जो कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ में ही पड़ता है, ठीक है, जिसमें अधिकतर कुछ आइलैंड के नाम दिए उन्होंने, जिसमें एक तो है त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम। इसके साथ साथ काफ़ी इंडियंस जो हैं, इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट जो हैं मॉरिशस और फिजी भी गए थे। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू साइलोन एंड मलाया। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम। कह रहे हैं बड़े पैमाने पर जो तमिल माइग्रेंट्स थे वो पास में ही जगह साइलोन और मलाया चले गए, और जो इंडेंचर्ड वर्कर थे उनको जो है रिक्रूट किया जाने लगा था टी प्लांटेशंस के अंदर, आसाम के अंदर भी। ये एक पिक्चर हमें दे रखी है, इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स इन कोको प्लांटेशन इन ट्रिनिदाद, अर्ली 19th सेंचुरी की ये पिक हमें दे रखी है। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाई एजेंट्स इंगेज्ड बाई एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन। ये जो रिक्रूटमेंट्स होते थे ये एजेंट्स के द्वारा किए जाते थे। जितनी भी ये भर्तियां होती थी मजदूरों के रूप में, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, इन भर्तियों करने का काम जो है एक एजेंट के द्वारा किया जाता था, और इस एजेंट को एम्प्लॉयर के द्वारा हायर किया जाता था, और वो एम्प्लॉयर जो था इस एजेंट को एक स्मॉल कमीशन के रूप में अमाउंट पे किया करता था। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स का मतलब क्लियर होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। माइग्रेंट्स का मतलब ऐसे पीपल्स जो हैं जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर काम की तलाश में आए होते हैं, उन लोगों को माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो बहुत सारे माइग्रेंट जो थे वो सहमत थे, ठीक है, वर्क को करने के लिए भी, इस आशा के साथ कि वो पॉवर्टी से निकल पाएंगे और उनके गाँव में, उनके घरों में, उनके जो गाँव में उनके घर थे वहाँ पर उनका जो ऑपरेशन, उनका जो दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर, उससे वो निकल सकेंगे। एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work and the living and the working condition। और ये जितने भी एजेंट्स होते थे क्या करते थे, प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को, जो माइग्रेंट्स बनने वाले हैं, जो काम के लिए जाने वाले हैं, उनको धोखे में रखा करते थे और वो झूठी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके अंदर उत्सुकता बढ़ाते थे काम करने के लिए, और उनको कभी भी वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, कहाँ पर वो काम करने जाने वाले हैं, ट्रैवल करने का तरीका क्या होगा,
वर्क किस तरीके का होगा, वहाँ पर लिविंग्स कैसी होंगी, वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ये एजेंट्स नहीं दिया करते थे सही सही, ये सब गलत इंफॉर्मेशन दिया करते थे। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड डैट दे वर टू एम्बार्क ऑन अ लॉन्ग सी वॉयज। और जितने भी ये माइग्रेंट्स हुआ करते थे, इनको कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनको ये भी नहीं बताया जाता था कि इनको एक बहुत लंबा रास्ता समुद्र के द्वारा तय करना है। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो एजेंट्स हुआ करते थे ये ज़बरदस्ती किया करते थे जो नॉट विलिंग माइग्रेंट्स होते थे, या फिर ऐसे पीपल्स जो बाहर जाने में काम करने से तैयार नहीं होते थे, जिनकी कम इच्छाएं होती थी, उनको फोर्सफुली ये अपने साथ ले जाया करते थे। तो ये सब भी उस समय पर देखने को मिल रहा था। 19th century indenture has been described as a new system of slavery. On arrival at the plantations, laborers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were harsh and there were few legal rights. But workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into the wilds, though if caught they faced severe punishment. Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. In Trinidad, and the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hoseh for Imam Hussain, in which workers of all races and religions joined. Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. These, form of, these forms of cultural fusions are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lost their original characteristics, and become something entirely new. अब इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा क्या कि 19वीं शताब्दी में जो इंडेंचर हमें काफ़ी देखने को मिल रहा था, जो गिरमिटिया मजदूर हमें देख रहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमें जो लेबर देखने को मिल रही थी, इन्होंने कुछ डिस्क्राइब एक नया तरह का सिस्टम ऑफ स्लेवरी के रूप में ये डिस्क्राइब किया जाने लगा। यानी कि जो इंडेंचर्ड लेबर का जो सिस्टम था ये एक तरह से नए सिस्टम ऑफ स्लेवरी के रूप में जाना जाने लगा था। और जैसे जैसे अराइवल होने लगा प्लांटेशंस का, जो लेबरर्स थे वो वहाँ की कंडीशंस को देखने लगे थे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। जैसा उन्होंने इमेजिन किया था उससे वो कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट वो देखने लगे थे। यहाँ की जो लिविंग और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही बेकार थी, घटिया थी, और इसमें उनको कुछ ही राइट्स मिल पाते थे। लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने देखा, उन्होंने अपने ही तरीके अपना लिए थे वहाँ पर सर्वाइव करने के, और इनमें से बहुत सारे लोग जंगलों की तरफ एस्केप भी करने लगे थे। अगर वो पकड़े जाते थे, उन्हें पता था कि अगर पकड़े जाएंगे तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा, उन्हें जो है परेशान किया जाएगा बहुत बुरी अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है जंगलों की तरफ भाग जाते थे, भागने का वहाँ से निकलने की कोशिश किया करते थे। कुछ ने कुछ नए तरीके भी अपना लिए थे इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन के, और वो अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स में उनको ब्लेंडिंग करने लगे थे। ओल्ड और न्यू कोई भी तरीका हो उसको वो अपनाने लगे थे। इसमें त्रिनिदाद की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था रियोचियस कार्निवल के रूप में, जिसको हौजे के नाम से जाने लगा। इमाम हुसैन के नाम वहाँ पर जो थे उसके लिए हौजे के नाम से इसको जाने लगा। यहाँ पर वर्कर्स ने, चाहे वो किसी भी रेस, किसी भी नस्ल के थे, किसी भी रिलीजन के थे, उन्होंने इस प्रोसेशन को जो है अपना लिया था, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें वो प्रोटेस्ट करने लगे वो, और एक साथ मिलकर आने लगे, जिससे कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन किया था बड़े पैमाने पर उससे वो निकल सके, उससे उनका काफ़ी जो छूट मिल सके। सिमिलरली एक जो प्रोटेस्ट था रिलीजन ऑफ
रस्तफेरियनिज्म जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको जमैका के जो रेगे स्टार बॉब मार्ले थे, उन्होंने इसको जो है प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो है रिफ्लेक्ट करता है सोशल कल्चरल लिंक्स को इंडियन माइग्रेंट्स के साथ कैरिबियन में। चटनी म्यूज़िक जो कि बहुत पॉपुलर है त्रिनिदाद के अंदर, देखो नाम से चटनी म्यूज़िक है। चटनी म्यूज़िक जो है ये बहुत ही पॉपुलर है त्रिनिदाद के अंदर और गोयाना के अंदर। ये भी एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। जो एग्रीमेंट है इंडेंचर का, इस एग्रीमेंट में आने से पहले क्या स्थिति थी इन लोगों की, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही नया तरीका था, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट था कह सकते हैं हम इसको। और ये चटनी म्यूज़िक जो है इंडिया में जो जो ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड का इलाका, यहाँ पर भी काफ़ी चलता है। और चटनी म्यूज़िक का जो मतलब रहता है ये तरह मिक्सचर ऑफ ओरिजिनल्स, अलग अलग प्लेसेस से आए हुए, ठीक है, म्यूज़िक का या कल्चर का ये मिक्सचर होता है। एक्चुअली यहाँ म्यूज़िक की बात हो रही है, ठीक है, चटनी म्यूज़िक है तो ये अलग अलग एरिया से आए म्यूज़िक का ये कल्चर। इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, वो लॉस्ट कर जाती हैं और यहाँ पर कुछ उसका एक नया रूप ही हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड or return to their new homes after a short spell in India. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. Have you heard of the Nobel Prize winning writer V.S. Naipaul? Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketers Shiv Narayan Chandrapal and Ram Naresh Sharman. If you have wondered why their names sound vaguely Indian, the answer is that they are descended from indentured labor migrants from India. तो अब हम ये बता रहे हैं कि जो अधिकतर इंडेंचर्ड वर्कर्स थे जो एग्रीमेंट पर गए थे इन कंट्रीज़ के अंदर, उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट एंड हुए, ठीक है, और जब वो रिटर्न हुए अपने होम्स की तरफ आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली देर आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट इन दीज कंट्रीज। और इनमें से क्या था, बहुत सारे लोग वहाँ से वापस ही नहीं आए, वो वहीं पर रुक गए। आपने कुछ लोगों के नाम भी सुने होंगे जो नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर हैं, V.S. नायपॉल, और ऐसे ही कुछ और नाम भी आपने सुने हैं जिनमें से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल और राम नरेश शर्मन। आपको आश्चर्य भी होगा कि इन कंट्रीज़ में जो रहने वाले पीपल्स हैं, इनके नाम कुछ कुछ हमारे नाम की तरह साउंड करते हैं, इंडियंस के नाम की तरह साउंड करते हैं। इसका जो आंसर है वो सिंपल ये है कि ये सभी लोग इंडेंचर लेवल जो माइग्रेंट्स थे जो कि इंडिया से वहाँ पर गए थे, ये उनके ही डिसेंडेंट हैं, ये उनके ही वंशज हैं, इसलिए इनके नाम कुछ कुछ हमारी तरह जो है दिखते हैं। फ्रॉम द 1900s इंडिया 19वीं जो सेंचुरी है, हम उसकी अगर बात करें, इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बिगन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन एज अब्यूजिंग एंड क्रूशियल। 1900 के आसपास के दशक में जो अधिकतर भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने जो इंडेंचर्ड लेबर का जो सिस्टम था, इसके थ्रू जो माइग्रेशन होता था, इसको बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग और क्रूअल माना था। इट वॉज अबॉलिश इन 1921। ये सिस्टम जो था 1921 में जो है ख़त्म कर दिया गया। येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके भी कई दशक बाद तक जो डिसेंडेंट्स थे इंडियन जेंडर वर्कर्स के, ऑफन थॉट ऑफ एज अ कुलीज, जिनको कुलीज कहा जाता था, रिमेन्ड एन अनईजी माइनॉरिटी इन द कैरिबियन आइलैंड। वहाँ पर माइनॉरिटी के रूप में वो रहते हैं अभी भी, वहाँ पर कई दशक रहे वो माइनॉरिटी के साथ, और वहाँ पर ईजी नहीं था उनके लिए रहना। सम ऑफ नायपॉल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन। तो ये चीज़ भी हमने वहाँ पर देखी है। तो फिलहाल अभी के इस टॉपिक में हम इतना ही देख रहे हैं। इसका अभी एक और थोड़ा सा हिस्सा बचा है इस टॉपिक का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कि आपने कुछ नया भी देखा होगा कि किस तरह का सिस्टम था उस समय पर, वो चीज़ आपने देखी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।